हेलो एवरीवन। आज मैं एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट आपके सामने लाइव अटेम्प्ट करने वाला हूं। लाइव इन द सेंस की वीडियो लाइव नहीं रहेगी, बट एक जैसे प्रॉपर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया जाता है वैसे ही मैं अटेम्प्ट करूंगा। जैसे कि आप देख सकेंगे कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर मॉक टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, किन किन क्वेश्चंस को आपको स्किप करते हुए चलना चाहिए एंड कहां कहां आप तुक्का वगैरह लगा सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में फायदा हो। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए एंड देखिए कि आप किन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, कहां नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। एंड इसके अलावा एक बात बताना चाहूंगा कि जो मैं मॉक टेस्ट दूंगा ये मेरा विदाउट एनी प्रिपरेशन ही रहने वाला है। लास्ट टाइम मैंने मॉक टेस्ट दिया था तो वो सीजीएल 2020 मेंस के टाइम पे ही दिया था। उसके बाद सीधे अभी आपका मॉक टेस्ट दे रहा हूँ एंड कोई भी मेरी प्रिपरेशन नहीं है, बट एक तरीका मुझे मालूम है कि किस तरीके से मैं मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ठीक है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट सीरीज जरूर फॉलो करनी चाहिए। इससे आप अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल पास से आप 480 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एक्सेस कर सकते हैं। इन सभी एग्जाम्स के अंदर एसएससी, बैंक, रेलवेज, यूपीएससी, डिफेंस, टीचिंग, पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स और कई सारे और एग्जाम शामिल है। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि इनके अंदर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दे सकते हैं, जो कि मॉक टेस्ट के फॉर्म में ही होंगे अगेन। ठीक है। और ये सब आप ले सकते हैं एक सिंगल ईयरली पास में, जो कि 399 रुपीज का है। बट अगर आप मेरा कूपन कोड EDI यूज करेंगे तो आपको इसमें 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा, यानी कि ये आपको पड़ेगा 360 रुपीज में। अब इस पास का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाके इसको आप अभी के अभी एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं आज का, वो भी टेक्स्ट बुक का ही होने वाला है, तो आप इसको अच्छे से दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ मुझे एक दिख रहा है ये मस्ट अटेम्प्ट वाला, तो यही मुझे अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। मुझे लगता है बहुत सारे दे रखे हैं इनफैक्ट, बट इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। मस्ट अटेम्प्ट लिख रखा है तो कुछ रीज़न होगा इसका। 53K से ऊपर लोगों ने लिया है। चलो स्टार्ट करते हैं यार, बिल्कुल वार्म अप हो गए हम। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट की इंग्लिश, डिक्लेरेशन पे क्लिक किया एंड आई एम रेडी टू बिगिन। ओके, तो सबसे पहला सेक्शन हमारा स्टार्ट हो जाता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है मस्टर्ड एक सीड है, तो कैरेट क्या होगा यार? रूट होगा ऑब्वियसली, हर किसी को पता है। ठीक है ना, यही पूछा है ना। चलिए मेरे को तो लग रहा है सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला है, तीन एक जैसे हैं, चौथा अलग है। अब यार अगर आपको इनकी मीनिंग नहीं पता है, कई बार क्या होता है हमको डायरेक्ट मीनिंग पता होती है तो आसान है। अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो इसका हिंदी सर्च कीजिए, देखिए एकदम से आपको पता लग जाएगा क्या आंसर है। तीन ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, नया नया नया, एक अलग सा, तो वही ऑप्शन हो गया रिट्रेंच, सॉरी रिट्रेंच हो गया। अगला है आपका 541, 14, 737। बेसिकली एक सेट दे रखा है आपको, आपको इन चारों ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा सेट पहले वाले सेट की तरह है। अब यहाँ मुझे दिख रहा है 737 में से अगर मैं 541 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वो वैल्यू आ रही है 196, यानी कि बीच वाले नंबर का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। तो इन चारों में से मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है, मतलब ऐसा पेयर ढूंढना है इन चारों में से जिसका मिडिल वाले का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड वाले का डिफरेंस होगा। ठीक है। पहला वाला अगर मैं देखता हूँ तो 13, यानी कि 13 का स्क्वायर 169 डिफरेंस आना चाहिए, जो कि मुझे मिल रहा है, तो इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया और आगे बढ़ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा क्या है कि सबका पार्ट, किसी ना किसी का पार्ट दूसरे में इंक्लूडेड है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है डॉक्टर, सोशल पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, कि मतलब कुछ डॉक्टर सोशल पर्सन हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर ऑनेस्ट हो सकते हैं एंड कुछ सोशल पर्सन ऑनेस्ट पर्सन भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मुझे ये दिख रहा है, बाकी तो सब अलग हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, इसीलिए मुझे लगता है सही है एंड मुझे इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना चाहिए। अब यहाँ पे आता है ये। ठीक है। इसकी बेसिकली आपसे वाटर इमेज पूछी है, जैसा ऊपर है उसका अगर मैं पानी में देखता हूँ तो कौन सी इमेज मुझे दिखेगी। ठीक है। अब यार देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन में स्टार्टिंग आर से हो रहा है, तो एक थोड़ा सा डाउट मुझे लगा कि यार ये क्या दे रखा है, तीन ऑप्शन आर से हो रहे हैं। बट आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है, जो ऑप्शन सही है भले ही वो अलग सा दिख रहा है, आपको उसको मार्क कर देना है। ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है डी का अपोजिट डी ही रहेगा पानी में, एंड ओ का ओ ही रहेगा, टू का इस तरीके से सिंबल रहेगा। बट जस्ट टू मेक श्योर कि सही है मेरा आंसर, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा वेट कर लिया एंड पूरा टाइम लेके, प्रॉपर अपना टाइम लेके मैंने इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है। तो मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ, यानी कि सिक्स्थ पे। अब यहाँ आता है BQZHNOGXI। देखिए अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो यार आप शायद आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े, बट मुझे हमेशा से लगता था कि यार शायद मैं इसको पेन उठाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से मैं इसको बता पाऊंगा कि क्या यहाँ पे लॉजिक जो है फिट हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा ज़रा देखता हूँ मैं। कुछ तो लॉजिक हो रहा था जब मैंने इसको अटेम्प्ट किया था ना।
जो भी लॉजिक आपका फिट हो रहा है आपको उसको कर देना है एंड आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वट एवर इट इज़ आपको सोच लेना है एंड आगे बढ़ जाना है। ओके तो ये 7वां क्वेश्चन तो मुझे बड़ा दिखा इसलिए मैंने स्किप कर दिया, 8वें में आ गया। ये आता है आपका सिलोलिज्म वाला क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें आपको सोचना है, जैसे आपको कंक्लूजन दिख रहा है सम टाइगर्स आर लॉयंस, तो टाइगर्स एंड लॉयंस वाला मुझे कहाँ रिलेशन दिख रहा है वो देखना है सबसे पहले। तो टाइगर्स एंड लॉयंस वाला मुझे कहीं नहीं, हाँ मुझे फर्स्ट एंड सेकंड से टाइगर्स एंड लॉयंस में पहुंच जाऊंगा एंड बिल्कुल सही है, पहला जो कंक्लूजन है सही है। सेकंड वाला क्या है, नो एलिफेंट इज अ लायन, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको आराम से कर लेंगे इसमें, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। कुछ एक ट्रिक्स वगैरह होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनको आप, जिसके लिए आपको क्या है डायग्राम वेन डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनफैक्ट आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है, अगर आपने सही से इसको पढ़ा होगा तो आप कर लेंगे। तो वो मेरे को थोड़ा बहुत याद आ रहा था तो इसी बेसिस पे मैंने इसको कर लिया, ठीक। 50-100 वाला कुछ लॉजिक होता है वो मैंने यूज़ किया था इसमें। बाकी आप अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बट उसमें फालतू का आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा तो उसको आपको नहीं करना है, ठीक है। मुझे यहाँ मिल गया ओनली कंक्लूजन 1 और 4 फॉलो, तो उसको मैंने कर लिया और आगे बढ़ गया। अब देखिए ये नंबर और ट्राइंगल्स वाला, पहले मुझे लगा कि मुझे स्किप कर देना चाहिए, बट मैंने देखा यार यहाँ पे तो तरीका अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब एक फिक्स पैटर्न जैसा दिख रहा है मुझे, तो मुझे लगा कि शायद मुझे इसको कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं रेक्टेंगल वाले पार्ट में जाऊँ तो यहाँ पे 8 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं मुझे सिंगल सिंगल, तो 8 की वजह से इसमें टोटल ट्राइंगल आते हैं 16, ऐसा मुझे पता था, ठीक है। 16 ट्राइंगल तो फिक्स हो गए, ऊपर हो गए 3 ट्राइंगल आपके, 16 + 3 19, तो फर्स्ट गो में तो मुझे लगा कि शायद 19 ही ट्राइंगल्स है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले से 2 और ट्राइंगल और बन रहे हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप बता पाएंगे कि ऊपर वाले से 2 ट्राइंगल और बन रहे हैं, यानी 19 + 2 कितना हो गया 21 मेरा आंसर हो गया, मैं आगे बढ़ गया। अब देखिए ये तो बहुत आसान होता है, यहाँ पे 2 की अपोजिट साइड होगा 5, 3 की अपोजिट साइड होगा 4 एंड 1 की अपोजिट साइड होगा 6। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा वाला पॉसिबल है, तो अगर आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखेंगे जो भी हो रहा है, मतलब किसके ऑपोजिट में क्या है, तो आप बता पाएंगे कि 2 4 6 आपका आंसर होगा, ठीक है। अब इन चारों में से सबसे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बाकी 3 ऑप्शंस में से अलग है, उन तीनों से अलग है मतलब, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन था, जैसे सी मतलब होता है 3, सॉरी यार यहाँ आई थिंक मैं स्नीज कर रहा था सी मतलब होता है 3, डी मतलब होता है 4, तो 3 × 4 कितना हो गया 12, और एल का मतलब कितना होता है 12, अगर मैं उनकी रैंक देखूंगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, ठीक है। वैसे डी कितना होता है 4, ई कितना होता है 5, तो 4 5 20, टी का मतलब 20 होता है, बी हो गया 2, ई हो गया 5, तो 2 × 5 यानी 10, जे का मतलब 10, ए इंटू एच यानी 1 × 8, तो ये 8 होना चाहिए बट आपका कुछ और था, ठीक है, तो वो अलग हो गया। अब देख रहे हैं ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इन चारों में से कौन सा है जो, मतलब इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में जो पर्टिकुलर गिवन ऑप्शन है ये फिट होता है, तो सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा इसका कैसे रिलेट कर रहा है, जैसे 36 162 से रिलेट कर रहा है तो 24 किस नंबर से रिलेट करेगा, ठीक है। आई थिंक ये आसानी है, जैसे 36 × 4.5 वैसे ही 24 × 4.5 जो भी आपका आंसर आ जाए वो आ जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ मुझे जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन देख रहा था तो मुझे पता नहीं मैंने क्या सोचा कि फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल नहीं है तो मैं आगे बढ़ गया, बट बाद में मुझे पता लगा कि यार फर्स्ट ही ऑप्शन है, अगर मैं लाइन से करता हुआ जाता तो पहले ही गो में मैं इसका आंसर निकाल देता, एंड मल्टीप्लाई को अगर मैं डिवाइड से रिप्लेस करता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करता तो डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाता, ठीक है। आप करके देख सकते हैं, जैसे 70 + 15 × 80 / 3, ठीक है। 80 / 3 यानी 3 से अगर मैं 15 को डिवाइड करता हूँ तो 5 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 80 × 5 400, 400 + 70 470 - 100 370, तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम मुझे लेना नहीं चाहिए था, ठीक है, बट वो ये थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में मैंने ले लिया, ठीक। उसके बाद अगला आता है, जैसे जैस्मीन आपका इससे रिलेट कर रहा है वैसे रफली कैसे रिलेट करेगा, ठीक है। अगेन यहाँ मुझे लगा कि पेन चला के ही मैं जल्दी बता पाऊंगा तो मैं इसलिए पेन वगैरह यूज़ कर दिया था इसमें, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा था, जैसे अगर मैं जैस्मीन का स्टार्टिंग वाला लेटर देखूंगा जे, ठीक है, एंड वैसे ही जो जिससे रिलेट कर रहा है FMRNHZA उसका पहला जो अल्फ़ाबेट है वो F, तो यहाँ मैं देखूंगा कि F में अगर मैं 4 ऐड करूंगा तो मैं J में पहुंचूंगा,
ठीक है। एफ जो होता है उसकी 6th रैंक होती है एंड जे की 10th रैंक होती है, तो +4 हो जाएगा। वैसे ही इसका लास्ट वाला जैस्मीन का ई एंड जो दूसरा वर्ड है उसका ए, अगेन ए में 4 ऐड करूंगा तो मेरा 5 आ जाएगा, 1 में 4 ऐड करूंगा तो 5, तो ई की वैल्यू 5 होती है। तो ये मुझे मिल गया स्टार्टिंग में, मुझे +4 करना है, ठीक है, ये तो मुझे मिल गया। बट यहाँ पे बीच का जो पार्ट है ASMIN, ये एक्चुअली में क्या है, जैसे ASMIN और नीचे इसी के करस्पॉन्डिंग MRNSZ, ठीक है, इसको अगर मैं रिलेट करता हूँ तो ये इनकी ऑपोजिट यानी रिवर्स ऑर्डर में आने वाली रैंक को वो करता है। इसमें भी ऑपोजिट, जैसे जैस्मीन का ए जो है वो ए का ऑपोजिट होता है दूसरे वाले का जेड, ठीक है, एस का ऑपोजिट होता है आपका एच, ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक होती है। एम का ऑपोजिट होता है एन, आई का ऑपोजिट होता है आर, एन का ऑपोजिट होता है एम। तो वैसे यहाँ में आर रफली का पहले तो +4 वाला पैटर्न देखना है, उसके बाद OUGHL इसका ऑपोजिट देखना है। जैसे ओ का ऑपोजिट क्या होता है, यहाँ पे आई थिंक ओ का ऑपोजिट होता है आपका क्या होता है, आई थिंक एफ होता है, या उसी तरीके से जो भी इनका ऑपोजिट है वो आपको मार्क कर देना है ना, आगे बढ़ जाना है। थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था बट अल्टीमेटली मैंने इसको कर लिया था, ठीक है। वैसे थोड़ा सा ट्रिकी सा है, इसको आप अगर स्टार्टिंग में छोड़ भी सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था बट मुझे लगा कि शायद मैं इसको फटाफट कर ही लूँगा, 2 मिनट के अंदर तो कर ही लूँगा, इसीलिए मैंने इसको करा एंड अल्टीमेटली मेरा आंसर तो आ ही गया था, ठीक है। बट ये जो लॉजिक है ना, लॉजिक सोचने में टाइम लग जाता है। अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ध्यान था कि क्या लॉजिक मैंने यूज़ किया था, ठीक है। वैसे यार सब कर सकते हैं। एच का ऑपोजिट हो गया रफली का जो आपका यू है, यू का ऑपोजिट हो जाता है आपका, एक सेकंड में कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, यू का ऑपोजिट होता है एफ एंड ओ का ऑपोजिट होता है आपका एल, ठीक है। अगर मैंने गलत बोल दिया तो देख लेना यार, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। अब मैं दोबारा पेन उठाना नहीं चाहता हूँ इसके लिए, सो दैट्स इट। बाकी एक स्टार्टिंग में जब मैंने इसको पढ़ा था तब मेरे को अच्छे से इसको याद था, बिल्कुल एक ट्रिक वगैरह से, एक होता है ना आप वर्ड्स के माध्यम से याद करते हैं चीज़ों को, तो वैसे मैंने याद किया था। फिलहाल मुझे उतना ध्यान नहीं है बट ये मुझे पता था कि उसका ऑपोजिट वाला ही यहाँ पे जो है केस हो रहा है, ठीक है। यार यहाँ तो मैंने काफ़ी टाइम ले लिया था यार, चलो कोई नहीं। पीडियाट्रिक्स सबको पता है, चिल्ड्रन एंड न्यूरोलॉजी ब्रेन, बहुत आसान सा था ये, ठीक है। हाँ इसमें शायद मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था। यहाँ पे मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि 7 वाले को मैंने रेफरेंस मान के चला। जैसे पहली बार में 7 लास्ट वाला है यूनिट डिजिट, उसके बाद एक स्लाइड लेफ्ट में गया, फिर 2 स्लाइड लेफ्ट में गया, फिर 3 स्लाइड लेफ्ट में गया, फिर मुझे देखा 4 स्लाइड लेफ्ट में साथ जा रहा है, तो वही मैंने आंसर मार्क कर दिया। और इसी क्वेश्चन को आप देखेंगे मैंने बाद में भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया इसमें, बट ये मैंने गलत कर दिया। पता नहीं क्या दिमाग में था, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में थोड़ा और मुझे डीप देखना चाहिए था। ऑल्दो मैंने बाद में देखा लेकिन अच्छे से नहीं देख पाया, ठीक। उसके बाद ये भी, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है 18th वाला, ये भी थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लगा मुझे, शायद मैंने स्किप ही कर दिया था स्टार्टिंग में। तो काफ़ी सोचना पड़ रहा था, इतने सारे फिगर्स हैं यहाँ, थोड़ा सोचना पड़ता है कि कौन सा डायग्राम कहाँ पे है, कैसे है। अब इस चीज़ के लिए तो हम पढ़ के जाते नहीं है, हमको पढ़ाया भी नहीं आता नॉर्मली ये चीज़, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ हो जाती है। बट इसमें इतने सारे डायग्राम दे देंगे, इतने सारे आपको जो भी ये सिम्बल्स दे देंगे, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है सोचने के लिए, ठीक है। तो शायद मैंने इसको मार्क फॉर इवेंट्स करके आगे बढ़ गया था, ठीक। ये देखिए, हाँ उसके बाद ये वाला जो है ये काफ़ी आसान सा है, बट अगेन 3 ऑप्शन एक जैसे दिख रहे थे, जैसे कि आपका पहला और चौथा दिखा मुझे, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग हो गया था बट बहुत आसान सा था ये। अगर आप देखेंगे तो इसको आप 5 से 10 सेकंड के अंदर आराम से कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं पहली बार इतने टाइम बाद मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो मैं चाह रहा था कि मिस्टेक्स ना करूँ, कम से कम मिस्टेक रखूँ। और क्योंकि यार ऐसे क्वेश्चन को दोबारा आने के चांसेस होते नहीं है, मतलब दोबारा हम गो थ्रू नहीं होते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो एक ही बार में करो, भले ही 30 सेकंड ले लो लेकिन अच्छे से करो, सही करो, ठीक है। तो आसानी है ऑब्वियसली, बट फालतू को मैंने टाइम वेस्ट ले लिया कर लिया था यहाँ पे। ओके, तो 20th क्वेश्चन में आते हैं, ठीक। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा, अब ये ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं ना, इसमें कई बार पता नहीं क्यों ये रिलेशन, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन कई बार दिमाग खराब कर देते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि प्रॉपर बना के डायग्राम एक होता है ना, एक तरीके से मैंने याद किया था पहले, मतलब याद क्या किया था, इस तरीके से पढ़ाया गया था, तो उसी तरीके से मैं कर रहा था। अगर आप इसको सोचेंगे ना, या फिर अगर आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए था। हिज ब्रदर्स फादर, कितना घुमा के बोल रखा है, उसके भाई के पापा, डायरेक्ट पापा नहीं बोल रहे, उसका भाई के पापा, वाह बेटा, ठीक है। ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, फालतू का घुमा फिरा के आपको दे रखा है, बट आपको गलती नहीं करनी है ऐसे क्वेश्चन में भी, ठीक। तो आंसर आ गया एंड मैं आगे बढ़ गया, बढ़ भाई। हाँ उसके बाद ये, इसमें मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा 30-40 सेकंड लगा यार क्या क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी देर में मैं समझ गया कि क्या है एक्चुअली में ये। सोचिए सोचिए, आप भी सोचिए, हो सकता है आप अभी बता दें। स्टार्टिंग में तो मैं पता नहीं सब्ट्रैक्ट करने लग गया, क्या करने लग गया था फालतू का एकदम। आसान है, अभी देखिए मेरा रिएक्शन देखिएगा जब मेरे को आएगा आंसर, वाह यार, ऐसा लगेगा यार ये इतना आसान सा, मैं मतलब क्या कर रहा था, क्या सोच रहा था यार।
सोचिए, आई होप अब तक आप सोच ले होंगे। जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना तो उस टाइम पे आपके दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन आप ऐसे देखेंगे तो यार एकदम से आप क्लिक भी कर जाएगा आपके दिमाग में। आई होप अब तक तो आपने कर ही दिया होगा। और ये आने वाला है मेरे के दिमाग में आंसर, नहीं आ रहा है, अभी भी टाइम ले रहा हूँ। यस यस, आई थिंक अब क्लिक करने वाला है। आसान था, फालतू का टाइम लिया मैंने इतना, 53, 54, 55 इतना टाइम ले लिया है, सेकेंड्स ऑब्वियसली। 1 मिनट से ऊपर हो चुका है, अभी भी मैंने सोचा कि इसको करके रहूँगा, इतना टाइम मैंने लगा दिया है। हाँ, ये आया ना यार दिमाग में, क्या 4 × 9 कितना होता है 36, तो वो 2836 के आखिरी के, ठीक है, 7 4 28, उसी तरीके से आगे वाला भी, तो ये काफ़ी आसान था यार। अब ये आ जाता है इंपॉर्टेंट, कॉस्टली को इस तरीके से लिख सकते हैं, जॉकी को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, बट इतना ज़्यादा भी नहीं लगा, मतलब विद इन टाइम मैंने इसको कर लिया था आराम से। जैसे सी का मतलब होता है 3, क्योंकि थर्ड रैंक में होता है वो, तो 3 को मैं देख रहा हूँ इनने 08 लिखा है, 03 को 08 लिखा है। ओ का मतलब होता है आपका कितना होता है, हाँ 15, 15 को इन्होंने 12 लिखा है, यानी -3, पहले +5 हुआ फिर -3। फिर एस का मतलब होता है आपका 19, अगेन 24 हो गया, +5 -3, तो ये पैटर्न चल रहा है। वैसे ही आप जॉकी में देखेंगे, जे का मतलब होता है आपका कितना होता है 10, 10 को इनने +5 किया है। ओ का मतलब होता है आपका 15, 15 को इनने -3 करा, 12 कर दिया, तो +5 -3 +5 -3 करके ब्यूटी का भी आप आराम से सोच के कर सकते हैं। 48 49 50 सेकंड्स के अंदर मेरा आ गया था एंड मैं आगे बढ़ गया, ठीक है। इंग्लिश डिक्शनरी में किस पैटर्न में किस ऑर्डर में अरेंज करना है, क्या यार इसको भी देख रहे हो, स्किप करो भाई, इसके आगे आगे और आंसर निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ 24th में। हाँ, यहाँ पे हाँ ये भी आसानी था। देखिए क्या हो रहा है, पहले मुझे स्टार्टिंग के 2 लेटर देख के मुझे क्या दिखा, GNOM, जो ये 4 हैं ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। ई का आई बन गया, ठीक है, ई का आई मतलब E5 होता है एंड आई आपका 9 होता है, +4 दिख रहा है मुझे, ठीक। उसके बाद मैं देख रहा हूँ 4th एंड 5th में, 4th एंड 5th में आपका सेकंड वाला लेटर चेंज हो रहा है, बाकी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब एक आइडिया आ गया कि पहले वाले में जो सबसे लास्ट वाला था यूनिट वाला, वो चेंज हुआ +4, उसके बाद इसका मतलब अगला जो आपका सेकंड डिजिट में आएगा, 10th डिजिट में आएगा, वो होना चाहिए +4। तो M को अगर मैं +4 करता हूँ, M मतलब 13, 13 से मुझे 17 जाना है, तो Q जाएगा, तो GNOQI मेरा आंसर हो जाना चाहिए, GNOQI यानी कि थर्ड वाला, ठीक है। अभी आने वाला, हाँ आ गया, हाँ एंड हम आगे बढ़ गए। उसके बाद ये क्या था, हाँ, अरे हाँ ये भी इंटरेस्टिंग सा था। जैसे बीच वाला जो इन पूरा जो ट्रिपलेट है, इसका बीच वाला जो है 23, 23 मतलब 2 × 3 यानी 6, 6 हुआ ना 2 × 3, तो 16 6 96। वैसे ही 7 × 1 7, 25 7 175। आपको पता चल रहा होगा क्या ट्रिक है, तो खाली पहले वाले में फॉलो हो रहा था, इसलिए मैंने पहले वाला टिक किया एंड आगे बढ़ गया। और अब हम आ गए जनरल अवेयरनेस में, भाई जिससे मुझे सबसे ज़्यादा खतरा है, और ख़ास करके अगर आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो बहुत खतरा है। अब देखिए क्या था, भारत रत्न किनको मिला है, तो यहाँ मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि किनको मिला है, नेल्सन मंडेला जी के अलावा खान अब्दुल गफ्फर खान, थोड़ा सा बराक ओबामा जी को नहीं मिला है, और बाकी ऑप्शन जो है उनको भी नहीं मिला है, तो मुझे लगा कि यही है, तो मैं आगे बढ़ गया, ठीक। उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डज नॉट एट ऑल अप्लाई टू, किन के लिए अप्लाई नहीं होता है, देखिए नेशनलाइज्ड बैंक्स के लिए होता है डेफिनेटली, SBI एंड इट्स सब्सिडियरीज डेफिनेटली होता है। अब यहाँ मुझे थोड़ा सा पंगा लग रहा था थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में ही, बाकी मुझे उतना दिक्कत नहीं आ रही थी, तो थोड़ा बहुत सोच समझ के तुक्का लगा के मैंने इसका मार ही दिया था एक ना एक ऑप्शन। मैंने कौन सा मारा था, जहाँ तक मुझे याद है फोर्थ वाला, हाँ फोर्थ वाला ऑप्शन मैंने मारा था, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक्स, ये वाला ऑप्शन मैंने मारा था जहाँ तक मुझे ध्यान है, ठीक है। एंड मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करके आगे बढ़ गया। उसके बाद आता है इल्तुतमिश इन ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स टुक मेनी स्टेप्स ड्यूरिंग हिज रेन, वन ऑफ विच वाज क्रिएशन ऑफ चालीसा इन हिज कोड। व्हाट वाज चालीसा? पहले तो मुझे चालीसा देख के लगा कि टैक्स कलेक्शन मेथड है, ठीक है, मैं आगे बढ़ने लग गया, फिर मुझे ध्यान आया चालीसा यार 40 लोगों की बात हो रही है, ठीक है, 40 लोगों की बात हो रही है, कोई टैक्स कलेक्शन नहीं है। फिर मुझे दिमाग में आया कि यार शायद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ही है, सोल्जर तो नहीं था, मुझे मतलब लग रहा था मिनिस्टर या स्लेव्स, इनमें थोड़ा बहुत डाउट हुआ, बट मुझे लगा कि मिनिस्टर्स ही था यार, आगे बढ़ो। इनफैक्ट डाउट भी नहीं हुआ, देखो मैंने तो डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, इतना कॉन्फिडेंट था मैं, हालांकि गलत निकलेगा अभी देखना आप।
अब ये क्या था कि एक वो हुई थी एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज, ठीक है, इनके बीच हुई थी, कौन सा कंट्री नॉट पार्टिसिपेंट, तो आइडिया था नहीं, आगे बढ़ गए। अगला, लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट फॉर ओलाइव रेडली टर्टल्स। और यहाँ पे आपका जो जीएस का पार्ट है वो थोड़ी देर के लिए रुक गया भाई। इसके बाद जो हुआ वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, डेफिनेटली नहीं बता सकता हूँ। इसके बाद आप क्या बताऊँ यार मैं, इतने सारे मिस्टेक्स, इतनी सारी मिस्टेक्स, आई कैन नॉट जस्ट टेल यू। हुआ क्या एक्चुअली, देखिए क्या है, मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने मॉक टेस्ट अभी मैं इतने टाइम बाद देना स्टार्ट किया है। एंड मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, जीएस मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था 2019 में, जब मैंने एग्जाम दिया था ना, उस टाइम मैंने काफ़ी ढंग से पढ़ा था। इनफैक्ट सही मैं आपको बताऊंगा, 4 मार्च को मेरा पेपर था, 4 मार्च से पहले मैंने पढ़ा था जीएस। जैसे ही मेरा पेपर खत्म हुआ मैं इतना खुश था, इतना खुश था, क्योंकि मुझे पता था कि केवल अब केवल मेंस का ही मुझे देना है इसके बाद, है ना, बाकी चीज़ों का मुझे नहीं देना है। और मेंस में क्या आता है, इंग्लिश एंड आपका क्या मैथ्स ऑब्वियसली। तो मैं काफ़ी खुश था क्योंकि दोनों चीज़ें मैं आराम से कर सकता था, बट जीएस में ही मुझे दिक्कत आती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि यार अब मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है, मुझे इसी बार एग्ज़ाम निकालना है, जीएस से पल्ला हटा। तो यार मैंने वहीं तक केवल जीएस पढ़ा था। उसके बाद 2020 में इनफैक्ट मैंने केवल और केवल करंट अफेयर्स पढ़े थे, लास्ट के 2 दिन में खाली पढ़े थे, वो भी नोट डाउन कुछ नहीं करे, मंथली बेसिस पे 4 से 5 महीने के पढ़ के गया था। एंड थोड़े बहुत तुक्के लगा के मेरे 15.5 नंबर आ गए थे 2020 मेंस में। अभी इसका तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आगे बहुत सारी मिस्टेक्स होने वाली हैं, सिली मिस्टेक्स, और बहुत सारे तुक्के मैंने लगाए, फालतू का अटेम्प्ट किया इनफैक्ट। तो यार मेरे हिसाब से तो ना ही बताऊं तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो सीधे हम आते हैं आपके अगले सेक्शन में, यानी कि मैथ्स में। बट मैथ में मैंने आपको बता रखा है कि आपको स्किप करके पहले इंग्लिश कर लेना है, तो पहले हम इंग्लिश करते हैं, ठीक है। 1 से 5 तक मुझे दिख रहा है पैसेज, उसको हटा दो, यानी क्लोज टेस्ट को हटा दो। अब ये यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस इज लेड टू गलत है, तो उसको आपको स्किप करके आगे बढ़ना, सॉरी स्किप नहीं, मार्क करके आगे बढ़ देना है। और ये वाला क्वेश्चन आपका डायरेक्ट स्पीच वाला तो काफ़ी आसान सा दिख रहा है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। हैवेंट यू हैड, तो हैडेंट हैड आ जाएगा, एंड आपका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। आगे बढ़िए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 8th वाले में, द टीचर्स कीप द स्टूडेंट्स कन्फाइंड इन देयर क्लासेस, ठीक है। तो कीप फर्स्ट प्रेजेंट में आ रहा है, तो आपको इसको बस डायरेक्टली आपको इसको आर कैप्ट कर देना है, ठीक है। ये मैंने गलती से मार्क कर दिया था, बट आर कैप्ट वाला होगा, यानी कि 4th ऑप्शन जो होगा आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर केप्ट कन्फाइंड इन द क्लासेस बाय द टीचर्स, ठीक है, इसको मार्क किया है, आगे बढ़ो। 9th क्वेश्चन में, व्हेन आई मेट द कपल यस्टरडे आई नोटिस दैट द वाइफ वाज मोर टॉलर। मोर टॉलर क्या होता है, टॉलर होता है भाई, और तो कुछ नहीं होता है, आगे बढ़ो। द एप्पल हेड, यार ये तो हर किसी को पता है, एप्पल हेड है, ठीक। कितनी जल्दी हो जा रहा है। ब्रैट, ब्रैट मैंने सुना था स्पॉइल्ड वगैरह से रिलेटेड होता है, स्पॉइल्ड चाइल्ड जो होता है, तो बहुत आसान था मेरे लिए, फर्स्ट ऑप्शन, आगे बढ़ो, ठीक है। 12th क्वेश्चन में आते हैं। डी राइड मतलब मॉक करना ही होता है, तो मुझे पता था, तो मॉक करना, किसी को बुरा बोलना, ठीक है, इस तरीके से होता है मॉक करना, तो ये हो जाएगा, ठीक। एंजाइटी, यार सबको पता है एंजाइटी का मतलब क्या है, तो मुझे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से 3 एक जैसे दिख रहे हैं। अनसर्टेनिटी एक अलग ऑप्शन दिख रहा है, उसको मार्क कर लो और आगे बढ़ो। ब्लेमिश, ब्लेमिश का मतलब होता है थोड़ा, मतलब गलत सेंस पे ही बोला जाता है ये, जैसे कि आपका ये देखिए, स्टेन दिख रहा है, डिस्कलरेशन दिख रहा है, डैमेज दिख रहा है, तीनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं, ठीक है, एक परफेक्शन अलग दिख रहा है, तो इस तरीके से आपको इसको मार्क करते हुए चलना है। हॉल ओवर द कोल्स, यानी कि क्या कहते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा डांटना होता है, टू स्कोल्ड समवन सिवियरली फॉर एन एरर, ठीक। थोड़ा बहुत मुझे डाउट हो रहा था, बट मैंने जब चारों ऑप्शंस को देखा तो मुझे एक तरीके से सर्टेनिटी लगी कि सेकंड वाला ही ऑप्शन होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर डाउट लगता था मैं मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक। थोड़ा मैंने सोचा बट यहाँ पे, एंड अल्टीमेटली मैंने सेकंड वाले ऑप्शन किया एंड आगे बढ़ गया, ठीक। अ किक इन द टीथ, अब यार यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, सीवियर टूथ एक नहीं होगा, रिमूविंग टूथ कैविटीज़ नहीं होगा, सेकंड या फोर्थ में से ही कोई होगा, ठीक है। एंड ज़्यादा करेक्ट मुझे लग रहा था वही वाला सेटबैक वाला, तो मैंने मार्क कर लिया, ठीक। कॉइन्स वाला न्यूमिस्मैटिस्ट होता है, आसान सा है, आगे बढ़ो। अ पर्सन नोज एंड एबल टू सेवरल लैंग्वेजेस, पॉलीग्लॉट, यार हर किसी को पता है, ठीक है। स्पेल्ड करेक्टली, जो करेक्टली स्पेल्ड है वो थर्ड वाला ऑप्शन है। देखिए कितनी जल्दी हो जा रहा है, मैं बोलने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा सोचा मैंने, एंड फोर्थ वाला ऑप्शन डिलीरियस, स्पेलिंग सही लिख रही है, RIOUS होती है, एंड बहुत आसान था ये भी, फोर्थ वाला ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नोट करने लग गया था, मैंने OUS नहीं ध्यान दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया सेकंड एंड फोर्थ में, बट OUS है तो फोर्थ वाला ऑप्शन ही सही होगा। ओनली द एरिया रिक्वायर्ड द पब्लिक परेड विल बी डैश टू द पब्लिक दिस टाइम, ठीक है। अब इसको आप प्रणाम मतलब एक बोलेंगे जब वर्ड को पूरा पूरा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। फॉरवर्ड नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, एक्सेस नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन सही है। हांगकांग ऑन वेडनेसडे डैश, आगे बढ़ भाई, वापस क्यों आ गया, हाँ।
Hong Kong on Wednesday dashed some of its toughest restrictions, banning flights from 8 countries including India till January 21. ठीक है, री इम्पोज ऑब्वियसली यार, और कोई ऑप्शन सेंस ही नहीं करता है किसी भी तरह से। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन यानी कि री इम्पोज ही आपका करेक्ट होगा, और आप आगे बढ़ जाइए चुपचाप। इतना मत सोच भाई, आगे कर, आगे आगे। ओके, तो ये आपका वही क्या कहते हैं PQRS वाला एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या हो सकता है। ठीक है, कैसे सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे हम प्रोनाउन यूज़ करें। प्रोनाउन यूज़ करने से पहले आपका नाउन का जो है डिस्क्रिप्शन हो जाना चाहिए। इस तरीके से आप डी वाला ऑप्शन पहले होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख के कर सकते हैं इसको आराम से। अगेन इस तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं। अब देखिए हिज हाइपोथेसिस ए तो कहीं से नहीं हो सकता। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, देख लीजिए आप इसको आराम से कर सकते हैं। दोबारा इतना लंबा मुझे पढ़ने की हिम्मत नहीं है, आप खुद से पढ़िए इसको। ठीक है, ओके, सेव एंड नेक्स्ट, आगे बढ़ो। आई नो शी इज़ मच सुपीरियर फ्रॉम मी, ये कहाँ से कैसा सेंटेंस है, फ्रॉम मी हो ही नहीं सकता, आगे बढ़ो। सुपीरियर टू मी होता है। ठीक है, हाँ, अब नो क्यों किया, क्योंकि मुझे क्लोज टेस्ट भी कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा तरीका क्या है, पहले मैं एक बार पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ लेता हूँ। ठीक है, डैश सम रेस्पेक्ट्स दिस इज अनसरप्राइजिंग, मैनी ऑफ दीज लॉज डू नॉट हैव and dash political flavor. The rule against admitting dash evidence, for instance, is a result of simple good sense and a keen awareness of human dash, independent of the relationship between the ruler and the ruled. The same dash for the laws of property and contract. तो पहला वाला तो समझ में आ रहा है कि इन ही होगा, इन चारों ऑप्शंस में से इन सबसे ज़्यादा सुटेबल है, बट मैंने मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करके आगे कर दिया। लास्ट में एक साथ दोबारा देख लूँगा। मैनी ऑफ दीज लॉज डू नॉट हैव एन, हाँ, अगर आपको ओवर्टली का मतलब नहीं पता है, ओवर्टली का मतलब होता है क्लियरली। एक सेकेंड, क्लियरली या अनक्लियरली, ओवर्टली आई थिंक क्लियरली होता है। राइट, जो भी है यार, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। द रूल अगेंस्ट एडमिटिंग डैश एविडेंस, फॉर इंस्टेंस, कैसा एविडेंस, हियर से मतलब एक तरीके से जो इधर उधर से सुनी हुई बातें होती है। यहाँ पे रूमर आपका सुटेबल नहीं है बिल्कुल भी, रूमर एविडेंस, क्योंकि रूमर एक तरीके से आपका एक नाउन ही हो गया। ठीक है, तो वो अलग हो जाता है। उसके बाद अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन नेचर, यार ये तो आसान है, ह्यूमन नेचर हो गया। ठीक, ह्यूमन नेचर करके आगे बढ़ो। इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड, द सेम डैश फॉर द लॉज ऑफ द प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट, सेम गोज। ठीक है, बहुत कॉमन से ये सेंटेंस था, तो उसको आराम से आप कर सकते हैं। तो एक तरीके से मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं इंग्लिश के 25 के 25। तो कुछ मार्क्स फॉर रिव्यू छोड़ रखे हैं, बट उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम फर्स्ट से लेके 5 क्वेश्चन तक जो मेरा क्लोज टेस्ट वाला पार्ट है, वो मैं दोबारा गो थ्रू हो रहा हूँ कि यार मतलब देख लेता हूँ कि जो भी मिस्टेक्स वगैरह अगर मुझे लगती है तो मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं मैथ्स में भाई, मेरा सबसे फेवरेट पार्ट। ठीक है, अब इसको हम फटाफट देखते हैं। 3 से डिविजिबल होने के लिए जो सारे लेटर्स हैं, मतलब सॉरी, सारे जो आपके क्या कहते हैं उनको, नंबर्स हैं, सारे नंबर्स का जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 2 + 7 9 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, तो x की मान, अरे मैंने कर भी लिया इतनी जल्दी, देख लेना यार, जितनी वैल्यूज आएंगी उन सबका सम कर लेना है आपको फटाफट। ठीक, राम ने एक आईफोन खरीदा 75,000 का, मैक बुक खरीदी इतने का, 95,000 का, आईपैड इतने का, सोल्ड ऑल दी आइटम टू श्याम एट एन एवरेज ऑफ। ठीक है, तो CP तीनों को ऐड कर देना, एंड SP के लिए 70,000 × 3 कर देना, जितना भी आपका प्रॉफिट होगा वो डिफरेंस निकाल लेना आंसर। आई थिंक 10,000 मेरा आंसर आ रहा था। आगे बढ़ जाओ। ठीक है, थर्ड, यहाँ थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आगे करते हैं, बाद में कर लेंगे इसको, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, x + 1/x इज इक्वल टू 4, x⁴ 5 + 1/x⁴ मुझे निकालना है। सबसे पहले मुझे निकालना होता है x² + 1/x², जो कि हो जाएगा 16 - 2 यानी कि 14। x³ + 1/x³ निकालना है तो 4³ - 3 × 4 यानी कि कितना हो जाएगा 52। तो x⁴ 5 + 1/x⁴ हो जाएगा 14 × 52 माइनस का 4। तो जो भी आंसर आ रहा है आप निकाल लो, 724 मेरे ख्याल से आंसर आएगा यहाँ पे। बहुत जल्दी निकाल लिए थे मैंने इनफैक्ट। ये आगे आंसर आगे बढ़ जाएगा। अगेन इसको भी आगे बढ़ो। A shopkeeper purchased a mobile charger with marked price of 2000। ठीक है, 2000 का मार्क प्राइस था, उसने
खरीदा विद सक्सेसफुल डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कितने में मिल जाएगा उसका 2000 का इंटू 3/4 इंटू 9/10 जो भी आंसर आएगा उसमें 50 रुपये और ऐड कर लीजिए, और उसको उसने बेच दिया 1800 में, तो उसका जितना गेन परसेंट है वो निकाल लीजिएगा। ठीक, जितना भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। अब एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, आप चारों ऑप्शन देखेंगे कितने अलग अलग से ऑप्शन है। ठीक है, तो मेरा आंसर भी एक राउंड ऑफ में आ रहा था, तो मैंने वहाँ से देखा एंड मार्क कर दिया। आई थिंक मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे। हाँ, ओके, द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विल बी ट्रिपल्ड, यानी जो रेडियस है वो 1 से 3 हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 1 से 9। ठीक है, यानी कितना टाइम्स 9 टाइम्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा मैं डबल चेक कर रहा हूँ, बट बहुत आसान ही क्वेश्चन है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अगेन स्किप द एवरेज। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कुछ एक तरीका हो जाता है जो मतलब थोड़ा ट्रिक वाला तरीका हो जाता है, या एक अलग तरीका हो जाता है, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी पड़ेगी। ठीक है, तब आप इसको 20 सेकंड के अंदर 15 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। यहाँ मेरी थोड़ी प्रैक्टिस नहीं, मुझे सोचना पड़ जाता है वो तरीका क्या है, हालांकि इतना डिफिकल्ट है नहीं, तो मुझे लगा कि इसको मैं बेसिक तरीके से ही कर लूँगा आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बेसिक तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आसानी है, इसको आपने पहले भी किया होगा काफ़ी टाइम, बट अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी तो बेसिक से भी आप इसको जल्दी कर लेंगे। अभी देखिएगा, मैंने भी काफ़ी फटाफट ये इसका आंसर निकाले थे, विद इन 1 मिनट ही मेरा आंसर आ गया था इनफैक्ट। ठीक है, फोर्टी 44 आंसर है, आगे बढ़ो। मिस्टर कुमार ड्राइव्स टू वर्क एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 60% ऑफ द डिस्टेंस इज 10 मिनट्स मोर देन टाइम टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। देखिए ऐसा है ना, इन बंदे की, मिस्टर कुमार जी की जो स्पीड है कांस्टेंट है। जब आपकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है तो जो डिफरेंस तो जो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, वही आपका रेशियो हो जाएगा टाइम टेकन का भी। अब जैसे क्या है, फर्स्ट 60% डिस्टेंस है, उसके बाद 40% डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा 6:4, यानी कि 3:2। तो वैसे ही आपका जो टाइम टेकन का रेशियो वो भी 3:2 हो जाएगा। अब 3 - 2 यानी 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान है 10 मिनट, तो आपको 30 मिनट लग रहे हैं 60% डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो उस हिसाब से आपका आंसर 40 आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी फटाफट आंसर मैंने निकाल लिया था इसका। ठीक है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 × 2² - 3 × -11। तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 74। या हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मनु एंड चंचल की 6 साल पहले की जो एज है वो 4:3 में है। ठीक है, और 4 साल के बाद वो रेशियो हो जाएगा 13:11। अब देखिए, 6 साल पहले है 4:3, 4 साल के बाद हो जाएगा 13:11। 13:11 में जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट्स का है, जबकि 4:3 में डिफरेंस है 1 यूनिट का। तो आपको इन डिफरेंस को बराबर कर देना होता है, इसीलिए मैं 4:3 को 8:6 लिख दूंगा। ठीक है, अब 8 और 6 के बीच का डिफरेंस 2 यूनिट है, वैसे ही 13 और 11 के बीच का डिफरेंस भी 2 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। यार 22 आंसर आ रहा था, कितनी जल्दी आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद फिक्स टाइम के अंदर बॉय कैन स्विम थ्राइस द डिस्टेंस अलोंग विद द करंट। अब ये आ जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो जो अगेन जैसे मैंने क्या बताया, फिक्स टाइम कांस्टेंट है, तो आपका डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस का जो रेशियो आ रहा है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में, वो आ रहा है आपका 1:3। डाउन स्ट्रीम में 3 डिस्टेंस चलेगा, तो ठीक है, तो वैसे ही आपका स्पीड का रेशियो भी डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम हो जाएगा 3:1। तो एक्स और वाई का रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक है, 3 + 1/2 रेशियो 3 - 1/2 एक तरीका होता है 2:1 का। तो अगर y की वैल्यू यानी स्ट्रीम की जो वो है, क्या कहते हैं, स्पीड है 4, तो आपका बोट की स्पीड हो जाएगी उसका डबल, यानी कि 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आंसर आ गया था। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो द सोल्यूशन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यार यहाँ मुझे लगा कि इसको मैं फटाफट बेसिक से भी सॉल्व करूंगा तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, x² - 1 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x - 1 का होल स्क्वायर। इसको ओवरऑल मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मेरा आंसर आ रहा था x² = 4, यानी कि x की वैल्यू जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब बेसिकली होता है x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा, ज़्यादा भी नहीं लगा, एंड आंसर आ गया। ओके, तो आगे क्या बोलता है, देयर वर 200 गेस्ट, 600% ने वेजिटेरियन फूड लिया, 50% नॉन वेजिटेरियन, 30% ऑफ द गेस्ट हैड बोथ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। तो कितने लोग थे जिन्होंने बिल्कुल पार्टी में मतलब कुछ भी खाना नहीं लिया। ठीक, तो 60 + 50 हो जाएगा 110 - 30,
यानी कि 80, ठीक। तो बचा कितना 20%, तो 200 का 20% यानी कि 40 लोग, पहला ऑप्शन आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो बहुत आसान है। हाँ नहीं नहीं, सॉरी आसान मैंने बोल दिया, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर है ये वाला। ए प्लस बी काम करते हैं 8 दिन में, बी प्लस सी काम करते हैं 12 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी काम करते हैं 6 दिन में। तीनों को इक्वल कर देना है क्योंकि हमारा टोटल वर्क बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी आपको निकाल लेना है, ठीक है। कोई दो इक्वेशन को पहले लीजिए, कोई दो इक्वेशन को बाद में लीजिए। तो यहाँ से जितना मुझे ध्यान है, ए रेशियो बी रेशियो सी आपका आ रहा था 2:1:1। तो टोटल वर्क आप इन तीनों इक्वेशन में से किसी में भी इन वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क डिवाइड बाई ए प्लस सी, यानी कि टोटल वर्क डिवाइड बाई 3 आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आपका आंसर आ रहा था वो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मुझे लगा था क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ज़्यादा भी नहीं। तो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम तो मैंने इसमें ले लिया था अराउंड। ओके, आने वाला है आंसर आई गेस। ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है एंड मेरा आंसर भी आ जाएगा 8। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 120 मीटर, यानी हर साइड आपकी 30 मीटर है। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड से 15 मीटर। ऑब्वियसली बात है कि जो आपका रोम्बस होता है वो एक ट्रेपेजियम भी होता है, एंड ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 30 + 30 इंटू मतलब यानी कि 60 इंटू हाइट यानी 15। तो हाफ इंटू 60 इंटू 15 यानी 30 इंटू 15 यानी कि 450 मीटर स्क्वायर। सब सारी यूनिट्स मीटर में है तो आंसर भी मीटर स्क्वायर में ही होगा। सेकंड ऑप्शन होगा। एंड आगे बढ़ जाइए। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी ठीक था। साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एक्सटेंडेड टू पॉइंट डी। ए सी डी आपका 117 डिग्रीज है एंड ए बी सी जो है वो 5/8 टाइम्स है बी ए सी। अगर मैं बी ए सी को थीटा मान ले, बी ए सी को आपका थीटा मान लेता हूँ, सॉरी 5 थीटा मान लेता हूँ, तो ए बी सी सॉरी बी ए सी को अगर मैं 5 थीटा मान लेता हूँ, ए बी सी को अगर मैं 5 थीटा मान लेता हूँ तो बी ए सी आपका हो जाएगा 8 थीटा, ठीक है। तो यार इसको आप सॉल्व करिएगा, बहुत आसान है। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लग रही है, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आंसर आ जाएगा, आगे बढ़िए। उसके बाद हाँ, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो आप जो एज इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आसान है, या फिर आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने अगर मैं इसको आई थिंक यहाँ पे अगर मैं इसको बेसिक से सॉल्व करता तो मेरा आंसर जल्दी आ जाता। यहाँ मैंने दिमाग लगा दिया, पहले 30 डिग्री वैल्यू पुट करी, फिर 45 डिग्री वैल्यू पुट करी, फिर 60 डिग्री वैल्यू पुट करी। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, वही आप वैल्यू पुट कीजिएगा जिससे कि कोई भी इरेशनल वाला टर्म ना आ जाए। तो डायरेक्टली आप इसमें 60 डिग्री वैल्यू पुट करके देख सकते थे, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने टाइम ले लिया, अगर मैं इसको बेसिक से करने आता तो मैं इसको पहले ही कर लेता। तो कैसे भी आप कर सकते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन रहता है, अगर आप पहले बाकी चीज़ों को फटाफट करते हुए आते हैं तो आपके पास टाइम रहता है, ठीक है। 60 डिग्री में ले लिया, अब आगे बढ़ जाइए। अब ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें आपका आंसर डायरेक्टली आता है ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। तो काफ़ी टाइम बाद मैं क्वेश्चन देख रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं कि ए पी इंटू ए बी करने लग गया था इक्वल टू पी सी इंटू डी सी। तो ऐसा आपको नहीं करना है, डायरेक्टली 4 जो इसमें सेगमेंट्स हैं उनको आपको मल्टीप्लाई करना है, ए पी इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ठीक। अब जैसे ए बी आपका 18 है, पी बी आपका 8 है, तो पी बी 8 है तो ए पी कितना हो जाएगा, ए पी हो जाएगा आपका 10, यानी 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 5 क्योंकि पी सी 5 है, और आपको इंटू पी डी कर देना है, ठीक है। इंटू पी डी कर दूंगा, 5 से पहले तो 10 कट जाएगा, 2 टाइम्स 8 इंटू 2 16, यानी पी डी की वैल्यू आ रही है 16, पी डी की वैल्यू आ रही है 16, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या सी डी, तो सी डी हो जाएगा पी डी प्लस पी सी, 16 + 5 यानी कि 21 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे, इसीलिए मैंने इतना टाइम ले लिया। अब देखिए मैंने बोलते बोलते ही आंसर निकाल दिया है, बट जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो थोड़ा आपको टाइम लग सकता है ऑब्वियसली, ठीक है। और खास करके अगर आप इतने टाइम बाद मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो थोड़ा सा रिकॉल करने में टाइम लग जाता है, बट एक टाइम था जब इसको मैं 10-15 सेकंड के अंदर ही आराम से कर सकता था। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें भी अगर थोड़ा सा मुझे रिकॉल कर पाता, मैं फटाफट कर पाता तो इसको मैं देखते ही बता सकता था, बट इतना मुझे ध्यान था कि 1022 दिख रहा है, 1023 दिख रहा है, यानी 1045 वाला फॉर्मूला लग रहा है ऑब्वियसली,
ठीक है। वैसे ही 10 20 10 25 अगेन दोनों का सम 20 + 25 45 होता है। तो बेसिकली यहाँ जो फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है 10a + b इक्वल टू 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। ठीक है, तो ए की जगह आप 23 डिग्री वैल्यू पुट कीजिए, बी की जगह 22 डिग्री वैल्यू पुट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये जो पहला वाला जो टर्म लिखा है ना 1 + 10 23 इंटू 1 + 10 22, इस पूरे टर्म की वैल्यू आपकी आ रही है 2। ठीक है, इस पूरे टर्म की वैल्यू आ रही है 2, तो 2 + 2 + 2 यानी कि 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। वही है, स्टार्टिंग में मुझे टाइम लग गया थोड़ा सा, मुझे बेसिक तरीके से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लग गया बट आंसर आ जाएगा 6। हाँ, ये क्वेश्चन तो आसान होता है जितना आपका जो जैसे बी और सी का जो इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर मिल रहा है डी पे, तो जो 40 डिग्री ऊपर लिखा है तो 40 का आधा कितना होता है 20 डिग्री, वो मुझे ऐड कर देना होता है 90 डिग्रीज पे, तो 90 + 20 हो जाएगा 110, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, ये तो बहुत आसान है, बेसिक सॉल्व कर देना है इसमें। इसमें तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप प्रॉपर इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। ठीक है, मेरे से पहले निकालने का देखिए, 30 सेकंड के अंदर तो मैंने इसको कर ही दिया था जहाँ तक मुझे ध्यान है। ले, हो गया 23 सेकंड के अंदर ही। ठीक है, अब ये आता है, ये भी बहुत सिंपल सा है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो स्टार्टिंग का है वो 8% पर एनम है, एंड रेस्ट अमाउंट सॉरी एक अमाउंट में 8% लग रहा है, दूसरे जो रिमेनिंग अमाउंट है 20,000 का जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें 4.3% पर साल के लिए लग रहा है। तो एक साल के बाद उसको 800 रुपये मिलता है। तो आपको बेसिक फॉर्मूला लगा देना है। पहले वाले को अगर मैं 8% वाले को अगर मैं पी मान लेता हूँ, मतलब पी प्रिंसिपल पे आपका 8% लग रहा है, बचा हुआ यानी 20,000 माइनस पी पे आपका 4.3% लग रहा है, तो वही सिंपल PRT/100 वाला फॉर्मूला लगा के इक्वल टू 800 कर देना है, दोनों का सम करके 800 कर देना है। तो वहाँ से पी आ जाएगा, वही पी हमसे पूछा है, तो जो भी इसका आंसर आ रहा था वो आपका हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा इसको एंड देख लीजिए, बहुत आसान है ये तो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट हो जाएगा जल्दी। 1 मिनट के पहले इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक भी होगी तो 1 मिनट से पहले आप इसको कर लेंगे। टाइम तो वैसे काफ़ी लगा दिया यार मैंने, बट फाइनली आ गया है आंसर 8,000 एंड आगे बढ़ जाइए। अब जो भी आपका रह गया है थोड़ा मोटा क्वेश्चंस वो आप देखिए। हाँ, पहले तो अभी सॉरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ही वाले क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, DI वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो रह गए हैं, वो करता हूँ पहले तो मैं। ये तो आसानी क्वेश्चन है। पहला वाला जो आपको क्या कहते हैं इसको कॉलम दे रखा है वो टोटल परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, 100% में से A B C D E कितना कितना प्रोडक्शन करते हैं उनका परसेंटेजेस दे रखा है, और उन परसेंटेजेस के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से कितनी बॉटल सोल्ड हुई हैं वो आपका सेकंड वाला कॉलम बता रहा है। ठीक है, बहुत आसान आसान से हैं, इसको आप पहले भी कर सकते थे अगर आप ध्यान से देखेंगे, बट कोई बात नहीं, आप इसको बाद में कर सकते हैं आराम से, जब सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन आप एक साथ करेंगे। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या बोला है, रेशियो बॉटल्स नॉट सोल्ड बाय बी। तो उसके लिए पहले रेशियो ऑफ बॉटल्स क्या कहते हैं सोल्ड बाय बी देखिए कितने हैं 2000, तो प्रोडक्शन में से 2000 को माइनस कर दीजिएगा, वो आपका बी वाला आ जाएगा, एंड आंसर आ ही चुका है फटाफट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अपना टाइम लेके प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज नंबर ऑफ बॉटल्स प्रोड्यूस्ड बाय C D&E, तो जितना भी आएगा परसेंटेजेस को आपको सॉल्व कर देना है। टोटल बॉटल्स आपको 30,000 दे रखी हैं, टोटल बॉटल 30,000 दे रखी है, उसका जो प्रोडक्शन है उसके लिए C D&E का अलग अलग आपको निकालना है, उसके बाद तीनों को ऐड कर देना है, डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको एवरेज नंबर ऑफ बॉटल्स पता लग जाएगा। ओके, तो एक और क्वेश्चन रह गया फाइनल, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉटल्स नॉट सोल्ड बाय डी, तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड बाय डी जो कि है 5,000, तो 35% 30,000 का हमको निकाल के उसमें से 5,000 को सब्ट्रैक्ट करना है, वो वाला नंबर आ जाएगा, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स प्रोड्यूस बाय ए, तो 30% ऑफ 30,000 यानी कि 9,000, तो जो भी है डिफरेंस है आप निकाल लेना। ठीक है, 13 जो क्वेश्चन था ये आसानी था यार, मैंने पता नहीं क्यों मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करा,
जस्ट टू मेक श्योर कि सारे क्वेश्चन मैं सही करूँ। ये रहता था मेरे दिमाग में कि मैथ्स यार, मैथ्स में मुझे सारे क्वेश्चन सही करने हैं भाई, और किसी में गलत हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है। तो सही है, बस एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेते, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में सब कर लिए थे। जनरल अवेयरनेस, ओ शिट, आपने देख लिए ओके कोई टेंशन नहीं है। ओके तो हाँ, जनरल इंटेलिजेंस में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, टू बी प्रिसाइज 2 क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है, ओके चलो इसको करने बैठते हैं, ठीक। तो 62% प्लस, बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है, एक तरीका होता है 62। अब इसको मैं बहुत ही बेसिक करने लग गया, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, पता नहीं क्या दिमाग लगा रहा था। 62% प्लस 58% प्लस 70% माइनस 38, मतलब ब्रैकेट में लेके माइनस 38 प्लस 48 प्लस 36। तो जो वैल्यू आएगी उसको आपको 100 से माइनस करना है। अभी आप आगे देखेंगे मैंने क्या गलती करी, आप समझ जाएंगे। एक्चुअली मैंने क्या करा, मैंने 100 से माइनस नहीं करा, ठीक है। इतना सॉल्व करके आ रहा था आंसर 68%, मैंने 68% मार्क कर दिया। आपको 100 से माइनस करना था 68% को, तो 32% आपका इसमें आंसर आएगा, जो मैंने नहीं किया, ठीक है। आप इसको स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। वैसे आप अपनी तरफ से सॉल्व करके देखिए आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। और जल्दी से जल्दी करने की देखिए, ठीक। यार आप ऑब्वियस ही बात है, आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रहे होंगे आजकल, तो आपको तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जानी चाहिए इन क्वेश्चन में। 1 से 1.5 मिनट, ठीक है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इतनी देर में तो आपको उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, मैंने तो भाई सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था मैंने। और वैसे भी मेरे पास टाइम बचा ही था 9-10 मिनट। अभी देखिए आप देख ही रहे होंगे, 9 साढ़े 9 मिनट का टाइम रह गया है, एंड ऑलमोस्ट सारा मैंने कर ही लिया है। इसके 2 क्वेश्चन रह गए हैं मेरे रीजनिंग के। इसके बाद ये 7वां वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, इसके बाद 18वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा। बाकी 3 मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं, उसको भी देख लेंगे क्या है वो। चल भाई 2 मिनट होने वाले हैं, जल्दी कर। बहुत बहुत ज़्यादा दिमाग लगा दिया। लास्ट में 100 से माइनस नहीं करा, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है मेरा, आपको पहले ही बता दिया मैंने। चलिए ये वाला क्वेश्चन गलत था। ये 68 मार्क करा और आगे बढ़ गया ये कर दी ना गलती। अब यहाँ पे भी दिमाग लगा रहा हूँ मैं। ये वाला क्वेश्चन तो आसान सही होगा यार मेरा, जहाँ तक मुझे ध्यान है। देखिए आप सोचिए क्या लॉजिक लग सकता है। बहुत सोच समझ के पहला वाला ऑप्शन मैंने टिक किया है, इसके बाद और सोच रहा हूँ मैं। ओके तो पहला ऑप्शन मैंने मार्क किया है ना, मैं आगे बढ़ गया, ठीक है। बाकी सब ठीक ही है, बस यहाँ पे मैं इसको जो मार्क फॉर रिव्यू वाला उसको सही कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। इसको मैं दोबारा क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था
8 ट्राइंगल दिख रहे हैं, 8 2 16 प्लस 3 ऊपर दिख रहे हैं 2 19, एंड 2 और हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर वाले से ही बन रहे हैं, तो 19 प्लस 2 यानी कि 21 आपका आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ मैंने, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है आगे, तो मैंने इसमें अच्छा खासा टाइम लिया है। ठीक है, मैं देख रहा था कि 21 का 23 ना बन जाए किसी भी तरीके से, 21 ही मैक्सिमम लिमिट हो। ठीक है, 23 बन जाएगा तो खाली यार आसान सा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसीलिए मैंने अच्छा खासा टाइम लिया है यहाँ पे। ठीक है, ओके, हाँ ये वाला क्वेश्चन जो था ना, इसमें मैं दोबारा दोबारा आया। ठीक, मुझे लगा यार कुछ हो सकता है यहाँ गड़बड़, बाकी तो सब मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने दिमाग दौड़ाया। ठीक है, हालांकि सोचा मैंने काफ़ी, लेकिन सही लॉजिक में मैं पहुंच नहीं पाया इसमें। होने को इतना डिफिकल्ट लग नहीं रहा है आसानी, बट वही है, सोच नहीं पाया उस समय, और भी चीज़ दिमाग में चल रही थी। पर्टिकुलरली वो मैंने 7 वाला ऑप्शन देखा, 7वां कहाँ पे है, जो आपका लेटर है 7, नंबर है 7, वो कहाँ पे है, तो वो मैंने देखा 3rd वाला ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने मार्क कर दिया। तो यार आपको भी अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो अगर आपको डाउट है, जो भी आपको लग रहा है, इसका आंसर 4th वाला था। ठीक है, आप देखिएगा आपका जो भी लॉजिक है। बाकी जनरल अवेयरनेस तो यार खिचड़ी पक रखी है इसमें, आप मत ही देखिए। ये जो 4th वाला क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा था, इसमें मुझे लगा कि यार मुझे मार लेना चाहिए, तुक्का मार लेना चाहिए इसमें। एंड बाकी एक चाइना और अजीब सा ऑप्शन दिख रहा है, कोरोना वायरस फैला रखा है इसने दुनिया भर का, तो मुझे लगा कि यही है जिसको नहीं बुलाएंगे ये लोग। ठीक है, अपनी वॉरफेयर एक्सरसाइजेज में। बाकी सब तो ठीक लगा, इसलिए मैंने चाइना को मार्क कर दिया, एंड ये मेरा आंसर सही भी था। उसके बाद आते हैं 5th क्वेश्चन में। अभी कहाँ आ गए, ओ शिट, ये वही क्वेश्चन है जिसके बाद से ट्रेजेडी स्टार्ट हो गई थी मेरे उसमें, तो इसको भी हटा दो भाई, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, स्किप। अब यहाँ पे एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं क्या क्या है, जो भी मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है। ब्लेमिश वाला तो यार ठीक लग रहा है मुझे, परफेक्शन ही आना चाहिए इसका। आगे बढ़ जाइए। एंड किक इन द टीथ, यार हिटिंग समवन हार्ड, इतना डायरेक्ट तो आंसर होगा नहीं, तो ग्रेव सेटबैक ही मुझे सही लग रहा है। ठीक है, एक मतलब एक तरीके से सदमा टाइप। ठीक है, मतलब एक सेटबैक लगा। ठीक है, किक इन द टीथ बोलते ही है नॉर्मली, ऐसा मुझे लगा, तो ये सही लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने इसको भी मार्क कर लिया। ठीक है, बाकी क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड पूरे किए, जनरल अवेयरनेस में तो खिचड़ी पका दी मैंने। ठीक है, जनरल, उसके बाद रीजनिंग भी ठीक था। तो फाइनली अब मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ। आई थिंक सब कुछ सही है, सेव कर दिया है एंड सबमिट। ओके, तो अब रिजल्ट का वेट करते हैं, कैसा मार्क्स आने वाले हैं। यहाँ तो मैं कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ, अच्छे मार्क्स आएंगे, देखते हैं। स्टार्टिंग में ओके, लोडिंग लोड हो रहा है। ठीक, यहाँ मुझे दिखा, ठीक है, स्कोर तो ठीक लग रहा है। और ये क्या देख लिया मैंने, जनरल अवेयरनेस, ओ शिट, ओ नो, ये क्या देख लिया मैंने, इतना घटिया मार्क्स। आई कैन नॉट जस्ट टेल यू यार, मतलब इतना मैं कॉन्फिडेंट था बाकी 3 में, जनरल अवेयरनेस जो मैंने तुक्के लगाए यार, मतलब ऐसा लगा कि बचपन की इतनी पुरानी मेहनत जो भी तुक्के करने वाली थी, सारी की सारी एक बार में फेल। अब मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ ऐसा क्यों है। देखिए, पहली बात, जो मैंने आपको बताया कि 2 साल के बाद मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, आई मीन मॉक टेस्ट दे रहा हूँ प्रॉपर, तो यार इस वजह से भी मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, ना करंट अफेयर्स मुझे पता था, ना मेरा कोई रिवीजन है। अब आपको पता है रिवीजन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपका जीके वगैरह में। ठीक है, तो इसीलिए मेरा ये गलती हो गई। एंड और साथ ही मैंने आपको बताया था कि तुक्के लगाने वाले आपको तरीका तभी अप्लाई करना है जब आप 15 से 20 मॉक टेस्ट दे, मतलब 15 से 20 मॉक टेस्ट में आपको इसको ट्राई करके देखना है। अगर आपको वहाँ सही बैठ रहा है तब आपको इसको फॉलो करना है। ठीक है, ऐसे आपको रैंडमली नहीं करना है, अगर आपको गलत हो गया तब भी आप करते जा रहे हैं। ठीक, तो यार यहाँ मुझे लगा कि 3 सेक्शन में मेरे अच्छे स्कोर है, 145 आउट ऑफ 150 इज़ अ डिसेंट स्कोर। आप देख सकते हैं कि परसेंटाइल मेरा ठीक ठाक है। तो यार मुझे आई थिंक जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा तुक्के नहीं लगाने चाहिए। अगर मैं इस बार का भी टेस्ट देता हूँ तो जो मेरा तरीका है वो मुझे नॉर्मली फॉलो नहीं करना है। अगर मेरे को 5 ही क्वेश्चन आता है तो मुझे 5-6 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बहुत ज़्यादा तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी 3 जो सेक्शन है उसमें मैं ठीक स्कोर कर रहा हूँ।
तो यार आई एम रियली सॉरी, मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ स्कोर जो है, बहुत ही बेकार स्कोर है, बट आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।